हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबीसी। अगर आप लोग बीपीएससी कंप्यूटर साइंस टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम लोग बीपीएससी कंप्यूटर साइंस टीचर्स की क्लासेस 1 जून से स्टार्ट कर रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज अपन पढ़ने वाले हैं पाइथन। पाइथन एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। पाइथन स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि एक लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, क्यों प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, क्या है ये प्रोग्रामिंग। हर एक चीज़ को एक एक करके कायदे से देखते जाएंगे। ठीक है, ये वाली पीडीएफ आप लोगों को मैंने भेज दी थी, इसलिए क्लास से पहले पीडीएफ भेजते हैं कि थोड़ा बस एक बारी कहानी की तरह आप उसको गो थ्रू हो जाइए, तो आपको पता होगा कि आप क्या पढ़ने वाले हैं क्लास में। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये लोड हो जाएगा। ठीक है, पाइथन। पाइथन क्या है सब लोग जानते हैं। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उससे पहले हम ये समझते हैं लैंग्वेज होता क्या है। बहुत आसान है। अगर निजी भाषा में आपको हम पूछें कि भाषा क्या है, तो भाषा हम दो व्यक्तियों के बीच में या दो लोगों के बीच में इंटरेक्ट करने का एक जरिया है। जैसे आप दूसरे भाषा को बोलते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति कहीं और से और दूसरे भाषा को बोलता है। अब आप उससे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो एक पर्टिकुलर भाषा का इस्तेमाल कर रहा है जो आपको समझ नहीं आता है। तो यहां से आगे एक और चीज आएगी, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या होता है, जैसे आप कहीं और जाते हैं तो दूसरी जगह दूसरी भाषा बोली जा रही है। अब कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी भी भाषा समझता हो और वो दूसरा भाषा बोलने वाला व्यक्ति का भी भाषा समझता हो, वो क्या कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है कि आपके भाषा को उसके भाषा में बदल दे और उसके भाषा को आपके भाषा में बदल दे। इससे क्या होगा, आप दोनों व्यक्ति आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो सिंपली एक भाषा क्या है, भाषा दो चीजों को इंटरेक्ट करने की एक मीडियम है या दो चीजों के बीच में कम्युनिकेट करने का एक जरिया है। ठीक है, बहुत आसान चीज। अब प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग हर जगह सुनते हैं, सी प्रोग्रामिंग, C++, पाइथन, शी हैश। प्रोग्रामिंग होता क्या है? ठीक है, सबसे पहली चीज हम लोग फर्स्ट यूनिट पे पढ़े थे हार्डवेयर के बारे में। एक पॉइंट आपको वहां बताया था कि हार्डवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर के बिना बेकार है। मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर को जब तक आप इंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं, जब तक आप कंप्यूटर हार्डवेयर को कुछ बताते नहीं हैं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, कोई दिशा निर्देश नहीं देते हैं, तब तक वो हार्डवेयर ऑपरेट नहीं कर सकता है। तो उस हार्डवेयर को चलने के लिए, उस हार्डवेयर को अपना काम करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं और उसी इंस्ट्रक्शन के समूह को या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या बुलाते हैं, प्रोग्रामिंग बुलाते हैं। ठीक है, अब इसी को मिलाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की मदद से हम अगर इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर को या कंप्यूटर को दिशा निर्देश दे रहे हैं जिसकी मदद से हमारा कंप्यूटर काम करेगा, उसी को क्या बुलाएंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अब अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उनकी अलग अलग लाइब्रेरीज है, उनका अलग अलग सिंटैक्स है। लाइब्रेरी क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स बहुत बेसिक सी चीज है। देखिए, अब सिंटैक्स से पहले ना हम आपको समझाएंगे कि लैंग्वेज ना कुछ भी टफ नहीं है। फिर से हम ये चीज शायद डेमो में भी रिपीट किए थे कि लैंग्वेज सीखने से पहले ना बहुत लोगों के मन में डर होता है, अरे ये C++, पाइथन कुछ बड़ा सा होगा, तूफानी सा होगा। एक्चुअली आपके पूरे कंप्यूटर साइंस सेक्शन का सबसे आसान चीज होता है ये। और एक बहुत बेसिक सी चीज आपने बहुत लोगों से सुनी होगी कि कोई भी एक लैंग्वेज सीख जाओ और दूसरे लैंग्वेज में चेंज करना बहुत आसान होता है। वो बात बिल्कुल सत्य है। क्यों आसान होता है पता है? क्योंकि आप कोई एक लैंग्वेज सीख जाते हो ना, तो आपको पता होता है कि फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसे इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। या आप किसी भी लैंग्वेज में सीख जाते हो, लूप क्या होता है, आप उसी का इस्तेमाल बाकी सारे लैंग्वेजेस में भी करते हो। बस बदलाव होता है सिंटैक्स का। सिंटैक्स का मतलब क्या हुआ, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करती है जिसके अकॉर्डिंग हम उसको लिखते हैं या उसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब आप किसी भी लैंग्वेज को ले लीजिए, आप हिंदी सीखे होंगे, इंग्लिश सीखे होंगे, तो आप वो लैंग्वेज कैसे सीखे थे? आप वो लैंग्वेज के स्टार्टिंग में उसकी बेसिक फंडामेंटल सीखे होंगे। फंडामेंटल कहने का मतलब उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं आप वो सीखे होंगे। जैसे अगर हम हिंदी की बात करें, आप वर्णमाला सीखे होंगे, वर्णमाला में क ख ग घ आ ई आप सीखे होंगे। या अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की फंडामेंटल्स की बात करें तो आप उसमें क्या सीखे होंगे, ABCD बड़ी वाली और ABCD छोटी वाली, क्योंकि इन्हीं को मिला कि ये पूरी लैंग्वेज बनती है।
वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम लोग स्टार्टिंग में क्या पढ़ते हैं, कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट क्या होता है, कैरेक्टर सेट होता है कि वो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन से कैरेक्टर्स को सपोर्ट करती है या किस किस कैरेक्टर से मिलके वो बनी है। जैसे आप इंग्लिश की कोई भी वर्ड आप बोल लीजिए, उसमें एक बड़ी एबीसीडी और छोटी एबीसीडी के अलावा कुछ और इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। वैसे अगर हिंदी का कोई भी वर्ड या कोई भी लाइन बोल दीजिए, उसमें कख गघ या आ ई के अलावा कुछ और इस्तेमाल नहीं हुआ होगा, मतलब ककहरा और आ ई के अलावा कुछ और इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। वैसे ही आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। ठीक है, आप वर्णमाला या फिर अल्फाबेट सीखने के बाद क्या सीखे होंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, या फिर कफ, क फॉर ककहरा, क्या बोलते थे, क फॉर कबूतर, ख फॉर खरगोश। तो आप वर्ड्स बनाना सीखते थे, वैसे यहाँ भी वर्ड्स बनाना सीखते हैं, ब्लॉक्स बनाना सीखते हैं। अब ये छोटे छोटे ब्लॉक्स क्या क्या हो गए, कीवर्ड्स हो गए, वेरिएबल्स हो गए, इन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि कीवर्ड्स क्या है, इनके जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, कीवर्ड्स क्या हो गए, आइडेंटिफायर्स क्या हो गए। ठीक है, उसके बाद आप सेंटेंसेस बनाना सीखे होंगे। वही यहाँ पे हर सेंटेंस क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है। अब वो सेंटेंस से एक अर्थ निकले, उस सेंटेंस से कोई मतलब निकले, उसके लिए आप लोग क्या सीखते थे, ग्रामर सीखते थे। वही यहाँ पे भी आप ग्रामर सीखते हो कि सिंटैक्स, उसी चीज को हम बोलते हैं सिंटैक्स, कि अगर हम एक लाइन लिख रहे हैं या एक आइडेंटिफायर बना रहे हैं या एक वेरिएबल बना रहे हैं, तो हम उसमें क्या यूज करेंगे, कैसे उसको बनाएंगे, कैसे उसको लिखेंगे, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे। तो ये जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं ना, वो बिल्कुल उन लैंग्वेजेस की तरह ही है जो लैंग्वेजेस आपने बचपन में सीखा है, चाहे आप इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें, या आपने अगर संस्कृत सीखी है तो संस्कृत की बात करें, या आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे कोई दूसरी लैंग्वेज सीखी होंगे, तो हर लैंग्वेज हम लोग ऐसे ही सीखते हैं और हर लैंग्वेज के तरह ही हम आपका ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज कोई भी हल्का फुल्का भी अगर डर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके, आप उसको दिमाग से हटा के चलिएगा, और बस ट्रस्ट मी, मेरा उम्मीद यही रहेगा कि हम लास्ट लास्ट तक आपको ऐसा बना दे पाइथन में कि कोई सामने व्यक्ति मिले और अगर वो चाह रहा हो, उसको पाइथन नहीं आता है और वो सीखना चाह रहा हो, तो आप कॉन्फिडेंटली बोल पाए कि आओ बैठो, तुमको सिखाते हैं पाइथन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला है हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। इसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है। आसान सी चीज है, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल बेसिकली क्या है ना, जो हम लोग नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं। नेचुरल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जो ह्यूमंस को समझ आए। हम इंस्ट्रक्शंस या हम प्रोग्राम्स उस भाषा में लिखते हैं जो हम ह्यूमंस को इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। जैसे अगर हम इंस्ट्रक्शन 01 के फॉर्म में दें तो ह्यूमंस को समझना आसान नहीं है, इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज वैसे लैंग्वेज को बोलते हैं जो ह्यूमंस अंडरस्टैंडेबल। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखते होंगे, उसमें अल्फाबेट्स का या सिंबल्स का या डिजिट्स का इस्तेमाल होता है जो हम ह्यूमंस द्वारा अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, या इंसान को देखते हुए, जो इंसान की समझ के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज, उसको क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। इसी में आपका सी आ जाता है, सी प्लस प्लस, पाइथन एंड सो ऑन। ठीक है, दूसरा है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, जो मशीन को समझ आए, वैसी लैंग्वेज जो मशीन के लिए हो, जो मशीन को डायरेक्टली आप इंस्ट्रक्ट करें, जो मशीन पर डायरेक्टली आप इंस्ट्रक्शन दें, वैसी लैंग्वेज को बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में ही असेंबली लेवल लैंग्वेज भी आता है। असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होता है, अभी कभी कहीं भी आप देखते होंगे लो लेवल अलग है, असेंबली लो लेवल में ही काउंट होता है असेंबली लेवल लैंग्वेज भी। असेंबली लेवल को भी आप डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट करते हो मशीन पे, उसका कोड आप डायरेक्टली मशीन पे करते हो। पर अगर आप बात करो सी, सी प्लस प्लस की, हाई लेवल लैंग्वेज की, आप प्रोग्राम लिखते हो, उस प्रोग्राम को आप मशीन कोड में ट्रांसलेट करते हो। पर लो लेवल आप डायरेक्टली मशीन के ऊपर आप कोड कर रहे होते हो। ठीक है, तो असेंबली की भी बात करेंगे। कर्सर कहाँ गया, एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, ठीक है। कुछ अच्छा, कुछ लोगों के आए हुए हैं, आप लोग टाइम पे आइए प्लीज। आप लोग प्लीज 8 बजे का एक अलार्म लगा दीजिए। हम 5-10 मिनट अगर लेट भी हो जाते हैं तो आप 5-10 मिनट वेट कर सकते हैं, पर प्लीज 8 बजे का एक अलार्म लगा लीजिए। बीच में, क्योंकि हम दो तीन बार इस चीज को रिपीट कर चुके हैं, 8 बजे का अलार्म लगा लीजिए, 8 से 8:05 के बीच में आप लोग आ जाया कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद असेंबली लेवल लैंग्वेज की भी बात कर लेते हैं। असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या है, ये लो लेवल लैंग्वेज का ही एक
पार्ट है। इसमें क्या है, इसमें हम लोग ऑप कोड्स का इस्तेमाल करते हैं, इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ये समझिए डायरेक्टली मशीन को इंस्ट्रक्ट करते हैं इसकी मदद से, इसीलिए इसको लो लेवल में ही काउंट किया जाता है। और इसका नाम क्या है, असेंबली लेवल लैंग्वेज। और इसको ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर का इस्तेमाल होता है। ये 2 पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। और बोले ना, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। असेंबलर को लेके एक पूरा चैप्टर है, ऑप कोड क्या होता है। ऑप कोड्स वैसे कोड्स होते हैं जिसकी मदद से आप असेंबली लेवल लैंग्वेज में कोड करते हैं। उसके बाद फिर आपके आगे पास 1 असेंबलर, पास 2 असेंबलर, ये आपके काम का है ही नहीं, उसमें जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड या फिर मशीन कोड क्या होता है। सोर्स कोड क्या है, जब आप एक प्रोग्राम लिखे हैं ना, जो यूजर के द्वारा रीडेबल है, जो ह्यूमंस के द्वारा रीडेबल है, जो आप हाई लेवल लैंग्वेज में आप एक कोड लिखते हो, तो वो प्रोग्राम को अपन क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। ठीक है, सोर्स कोड मशीन अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है, तो उसको चेंज करना पड़ता है मशीन अंडरस्टैंडेबल में। मशीन अंडरस्टैंडेबल का मतलब क्या हुआ, 0 और 1 में, क्योंकि मशीन को सिर्फ बाइनरी समझ में आता है, या आप कह लो हाई और लो ही समझ में आता है। तो सोर्स कोड को हम चेंज करते हैं किसमें, ऑब्जेक्ट कोड कह लीजिए या मशीन कोड में, ताकि कंप्यूटर उसकी मदद से ऑपरेट कर पाए। क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ मशीन कोड, या फिर आप कह लो बाइनरी, या फिर आप कह लो 0 या 1, या फिर आप कह लो हाई या लो ही समझ में आता है। ठीक है, वैसे ही दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट या मशीन कोड। ऑब्जेक्ट कोड क्या है, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल, जो कंप्यूटर को समझ में आता है, और वो किसमें होता है, हाई लो या फिर कह लो आप बाइनरी में। इसके बारे में बात पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात आपको बताया मैंने। कंप्यूटर क्या है भैया, कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है। आपने जो अपनी प्रोग्राम लिखी है वो हाई लेवल में लिखी है, तो दोनों लैंग्वेज अलग अलग है। तो कोई एक ऐसा मीडियम होना चाहिए जो कि एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में बदल दे या ट्रांसलेट कर दे, उसी को क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। मेनली 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पहला है आपका कंपाइलर, दूसरा है आपका इंटरप्रेटर, और तीसरा है आपका असेंबलर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इन दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस सिंपल सा इतना है कि कंपाइलर एक बार में पूरे कोड को ट्रांसलेट कर देता है, और इंटरप्रेटर जो होता है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। ठीक है, सिंपल सा, फिर से रिपीट करते हैं, कंपाइलर, या फिर कंपाइलर से आप याद रखने के लिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंपाइलर से बना कंप्लीट, तो कंप्लीट पूरे प्रोग्राम को एक बार में कौन ट्रांसलेट करता है, कंपाइलर। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, ठीक है, एक एक लाइन करके हम लोग ट्रांसलेट करते जाते हैं, किसमें, इंटरप्रेटर में। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। ठीक है, तीसरा है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि असेंबलर क्या है, जो भी असेंबली लेवल लैंग्वेज में आप लिखते हैं, अब उसको ट्रांसलेट करेगा 0 और 1 में, वो कौन करता है, असेंबलर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज आपको क्लियर होगा। वही लिखा हुआ है आगे, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और ये असेंबलर। हाँ, एक चीज आपको यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा है कि जो पाइथन है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब अगर और डीप में जाए तो हम ये चीज पहले ही बता चुके हैं डेमो में कि पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज तो है, पर इंटरप्रिटेशन से पहले वो कंपाइलेशन भी परफॉर्म करता है। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। मतलब अगर पाइथन रहा आपके एग्जाम में, क्योंकि अभी तक तो ऑलमोस्ट ही क्लियर है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असेंबलर भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, अभी तक किसी भी चीज में किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए। क्या ऑब्जेक्ट कोड और बाइट कोड दोनों सेम होते हैं? ऑब्जेक्ट कोड और बाइट कोड, बाइट्स क्या होते हैं? जैसे बाइट कोड हमने पढ़ा था जावा में। हाँ, बाइट कोड होते क्या है ये बताइए आप। जैसे जो भी हम लोग लिखते हैं तो वो तो उसको जब चेंज करते हैं हम, ताकि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम कर सके, तो वो बाइट कोड में हम पहले चेंज करते हैं ताकि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम कर सके। हाँ, तो अभी जैसे आपने बताया था, हमें लगा कि सेम होगा, इसलिए मैं देखिए बाइट कोड अगर आप ये देखे हैं क्या कि कैसे हम लोग प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर में चेंज करते हैं, उसका तरीका देखें। बीच में पहले हम लोग हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, उसके बाद फिर जितने भी लाइब्रेरीज हैं
उनकी मदद लेते हैं लाइब्रेरीज में, जैसे कुछ आप कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रीडिफाइंड फंक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को इंक्लूड करना आपके प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट कोड क्या हुआ? मशीन डिपेंडेंट कोड। मशीन डिपेंडेंट कोड मतलब मशीन को जो समझ में आता है वो कोड। अगर आप बाइट कोड की बात करते हैं तो बाइट कोड भी क्या है? आपका ऑब्जेक्ट कोड ही है, जिसकी मदद से आप कन्वे करते हैं किसको? आप हार्डवेयर को, कि ये कोड, ये इंस्ट्रक्शन को इस तरीके से चलाना है। कि हार्डवेयर को सिर्फ और सिर्फ क्या समझ में आता है? बाइनरी समझ में आता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर असेंबली लैंग्वेज तो लो लेवल लैंग्वेज होता है ना, फिर उसको हाँ, हाँ। असेंबलर का जरूरत क्यों पड़ता है? वो तो इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। अच्छा, हाँ समझ रहे। ठीक 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 ठीक। देखिए, अगर आप असेंबली लेवल लैंग्वेज कभी देखे होंगे ना, तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एड ए कॉमा बी। देखे हैं कभी असेंबली लेवल लैंग्वेज? तो ये 0 1 के फॉर्म में नहीं होता है, तो इसको 0 1 के फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग असेंबलर का इस्तेमाल करते हैं। कभी भी कोई भी असेंबली लेवल कोड आप देखिएगा तो उसमें ऐड ए कॉमा बी, MUL ए कॉमा बी, वो भी इंग्लिश के फॉर्म में ही होता है। पर उसमें देखिए चेंज, डिफरेंस क्या है हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज में? डिफरेंस ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है ना, कि ये इंडिपेंडेंट है मशीन का, पर असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या है ना, एक मशीन के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग आप करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? असेंबली में सर न्यूमेरिक्स यूज करते हैं। क्या बोल रहे हैं? असेंबली लैंग्वेज में न्यूमेरिक्स यूज करते हैं, जो ऐड चाहे सब्ट्रैक्ट, उसका हाँ, छोटा हाँ, फॉर्म यूज करते हैं। हाँ हाँ, मेरे बताने का मतलब ये था कि आप जो मेमोनिक्स या फिर ऑपकोड बोल रहे हैं, उसका जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी आपका किस में है? वो भी आपका इंग्लिश में ही है। ABCD, ऐड में A D का इस्तेमाल हुआ है। इसको भी आपको चेंज करना होगा बिल्कुल 0 और 1 में, तो इसके लिए आपको Yes, सेंटर sir. लगता है। हाँ, आर्किटेक्चर अलग अलग होता है। आप देखे होंगे, आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते तो नहीं देखते हैं कि कौन से सिस्टम के लिए करना है, 64 बिट के लिए करना है, 32 बिट के लिए करना है। ठीक है नेहा, क्लियर हुआ आपका? हाँ, असेंबली लेवल लो लेवल लैंग्वेज Yes, sir. आता है। ठीक है, चलिए, और किसी को कोई डाउट? या अगर समझ में आ गया तो आप क्लियर लिख दीजिए, या डाउट है तो अपना डाउट बताइए, तो आगे बढ़ेंगे। सर कॉलेज में एक डब्बा था इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में, उसी में करते थे। हाँ, माइक्रो प्रोसेसर पढ़े होंगे तब आप लोग किए होंगे। 8085 होगा ना आप लोग के टाइम में सबके? अभी भी शायद 8085 पे काम होता है। 80-85 का कोडिंग करते थे हम लोग। हाँ, 8085 8086 पे काम होता था, थोड़ा बहुत याद है। हम लोग के टाइम में तो वही था, 8085 8086। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए इसके डीप में जाना सही भी नहीं है, उचित नहीं है। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग करने से पहले क्या जरूरत है? देखिए, प्रोग्राम को हटाइए। प्रोग्राम क्या है? सिंपल समझिए, प्रोग्राम क्यों करते हैं? हमारे पास एक प्रॉब्लम होता है जिसका हम एक सोल्यूशन निकालते हैं, और वो सोल्यूशन देते हैं कंप्यूटर को, जिसकी मदद से वो काम करता है। ठीक है, आप मैथ्स कहीं ले लीजिए। मैथ्स में आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है तो आप डायरेक्टली सॉल्व करना नहीं शुरू करते हैं। पहले आप क्या करते हैं? पहले आप सोचते हैं कि क्या बेस्ट वे होगा इसको सॉल्व करने का, जिससे आपका रिजल्ट भी एक्यूरेट हो और कम से कम टाइम में आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बस वही सेम तरीका हम लोग फॉलो करते हैं प्रोग्रामिंग में भी। प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं? जब भी हमको कोई प्रॉब्लम मिला, एक सिंपल सा लेते हैं, अगर आपको फैक्टोरियल निकालना हो, तो फैक्टोरियल निकालने के लिए आपके दिमाग में क्या आएगा? फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्टोरियल क्या होता है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब 5 और उससे कम संख्याओं को एक दूसरे में मल्टीप्लाई करते जाना है। अब इससे आपको समझ में आएगा, अच्छा इसके अंदर हम लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर हम रिकर्सन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपके दिमाग में आया। उसके बाद आप इसके लिए आप एक एल्गोरिथम लिखोगे। ये एल्गोरिथम लिखा कि आप इसके अंदर लूप या रिकर्सन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आप इनपुट्स डाल के देखोगे कि मेरे एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग या मेरे सोल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या ये प्रोग्राम सही से काम कर रहा है, कम से कम वक्त में काम कर रहा है, या फिर कम से कम स्पेस लेकर काम कर रहा है। अब ठीक है, अब सही रिजल्ट दे रहा है, मतलब एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, कम से कम वक्त में या एग्जीक्यूट कर जा रहा है, या काम मेरा परफॉर्म हो जा रहा है और कम से कम जगह ले रहा है।
तो उस प्रोग्राम को हम क्या बोलेंगे, गुड प्रोग्राम। तो इसी के कोई भी प्रोग्राम अच्छा है उसको बनाने के लिए क्या है, कोई भी काम आप अगर सही से करना चाहते हैं, जैसे आपको अगर मैंने बोला कि आप चाय बना के दो, दो लोगों को मैंने बोला, एक गए 2 मिनट में फट से चाय बना कर लिया है, एक एकदम विधिवत आराम से 5 मिनट एक एक धीरे धीरे एकदम तरीके से चाय को बढ़िया से खौला कर लेकर आए। ऑब्वियस सी बात है, जो 5 मिनट में तरीके से चाय को बनाकर लेकर आए हैं उनकी चाय बेहतर होगी। तो किसी भी प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करने से पहले उस प्रॉब्लम पे आपका बेहतर शोध होना चाहिए। शोध कहने का मतलब आप एक परफेक्ट रिसर्च कर लोगे कि हमने जो भी सोल्यूशन निकाली है क्या वो बेस्ट सोल्यूशन है, क्या वो सोल्यूशन के अकॉर्डिंग मेरा कंप्यूटर जो है एफिशिएंटली काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं गुड प्रोग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक गुड प्रोग्राम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, कहाँ गया कर्सर, अच्छा ठीक है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल का मतलब समझते हैं ना, लचीला, कि एक वैसा प्रोग्राम मान लीजिए जिसमें आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो वो चेंजेस आप आराम से कर पाए उस प्रोग्राम के अंदर। तो वैसा भी आपके प्रोग्राम में वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपके प्रोग्राम के अंदर इन फ्यूचर अगर कोई चेंजेस करने की जरूरत पड़े तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। यूजर फ्रेंडली, यूजर का मतलब होता है ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, यूजर का मतलब होता है जो उस कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है उसकी बात हो रही है, कि जो आप प्रोग्राम लिखते हैं क्या वो यूजर्स को समझ में आता है। जो भी व्यक्ति उस प्रोग्राम, मान लीजिए आप ओपन सोर्स पर आप लास्ट में पढ़े थे, अब ओपन सोर्स का क्या है कि वो सबके पास होता है। पाइथन इतनी जल्दी इतना फैल क्यों रहा है पता है, इसकी लाइब्रेरी बहुत रिच है। लाइब्रेरी रिच क्यों हुई ये सोचे आप, लाइब्रेरी रिच इसलिए हुई क्योंकि ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है, इसका कोड सबके पास है और हर कोई इसका वो दे सकता है कि इसमें आप ये कर दीजिए तो और बेहतर हो जाएगा। तो इसीलिए ना पाइथन इतनी जल्दी इतना ग्रो कर रहा है। ठीक है, यूजर फ्रेंडली कहने का मतलब है क्या है कि अगर एक दूसरा कोई प्रोग्रामर ले रहा है इस कोड को पढ़ रहा है तो क्या वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है। जैसे अगर आप ऐड कर रहे हैं तो कुछ लोग लिख दिए इंट के लिए, अगर ऐड करना चाहते हैं इंट के लिए ऐड लिख दिए, और कोई लिख रहे हैं इंट ए, तो क्या ए से समझ में आ रहा है कि आप ऐड करना चाह रहे हैं। तो आपका जो प्रोग्राम है वो इतना कायदे से होना चाहिए कि कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपके प्रोग्राम को पढ़ रहा है तो वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, अगला है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबल होने का मतलब क्या होता है, अगर आपका प्रोग्राम से, आप प्रोग्राम किस लिए बनाते हो, एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। अगर आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो क्या वो पोर्टेबल है। पोर्टेबल कहने का मतलब होता है कि अगर एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे चल रहा है तो क्या वो दूसरे मशीन पे या दूसरे आर्किटेक्चर पे भी वो एग्जीक्यूटेबल है। ठीक है, रिलायबल। रिलायबल का मतलब क्या हुआ कि अब आप इसकी जब पाइथन के एंड में आप देखेंगे एक टॉपिक डाल रखे हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ भी कोई एक्सेप्शन अराइज होता है तो क्या वो हैंडल हो सकता है, क्या वो उसको हैंडल करने के लिए आपने सोल्यूशन लिख रखा है। उसी को कहते हैं रिलायबिलिटी, कि कितना ये सोल्यूशन जो है कितना रिलायबल है। ठीक है, अब ये है सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड। सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग का मतलब क्या हुआ, वही जो आपको बताया ना ऐड वैड के बारे में, कि आप जो भी उसके अंदर जितने भी वर्ड्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी आप डिफरेंट आइडेंटिफायर्स का नाम वगैरह दे रहे हो, क्या वो परफेक्ट है, मतलब क्या वो यूजर फ्रेंडली है, क्या वो लोगों के द्वारा इजीली समझ में आने वाला है, क्या वो सबका नाम आपने प्रॉपर दे रखा है। उसी को बोलते हैं सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड। तो ये सब चीजें होनी चाहिए एक बेहतर प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पोर्टेबल का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, रिलायबल का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए, और यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इन तीनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। फिर से मार्क कर देते हैं, इसका मतलब और इसका मतलब, इन तीनों का मतलब आपको पता होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली, पोर्टेबल और रिलायबिलिटी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको बताया ना कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले क्या है, हम लोग सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या। पहले आपको किसी ने एक प्रॉब्लम दिया, जैसे मैंने चाय की बात करी, चाय बनाना है तो 1-2 मिनट बना के, अगर मेरे को कोई चाय बनाने को बोले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पतीला ढूंढेंगे, कि बिना पतीले के तो चाय बनेगा नहीं। ठीक है, पतीला ढूंढने के बाद पतीले को गैस पे चढ़ाएंगे। ठीक है, गैस चढ़ाने के बाद उसमें पानी डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चाय पत्ती डालेंगे, उसके बाद उस चाय पत्ती को हम बॉईल करेंगे। ठीक है, चाय पत्ती जब अच्छे से बॉईल हो जाएगी तब उसमें क्या डालेंगे, तब हम उसमें डालेंगे दूध। ठीक है,
अब दूध को अच्छे से बॉईल होने के बाद जब वो दूध और जो पानी बॉइल्ड थी, लिकर जो थी, वो अगर अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद उसमें हम डालेंगे चीनी, और उसके बाद जब खौल जाए बढ़िया से, तब बनती है चाय। तो ये क्या हुआ, ये चाय बनाने का बेहतर तरीका हुआ। मतलब मेरे पास एक प्रॉब्लम था कि मेरे यहाँ गेस्ट आए थे, हमको उनको चाय पिलानी थी, तो ये एक बेहतर तरीका हुआ। अब कोई शॉर्टकट में क्या करेगा, मस्त पतीला उठाएगा, उसमें पानी डाल दिया, चाय पत्ती भी डाल दिया, दूध डाल दिया, चीनी भी डाल दिया एक साथ, और मस्त 2 मिनट में खौला कर दे दिया। तो चाय ये भी बना के दिए हैं, चाय हम भी बना के दिए हैं। अब क्या है, भले ही आपके यहाँ गेस्ट आए हैं तो मन ही मन वो सोच के रह जाएंगे, आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे, और वो बोलेंगे क्या वाहियात चीज पिला दिया। और ये क्या है ना कि जाने के बाद ये बोलेंगे अच्छा अभिषेक क्या गए थे, वो एक चाय पिलाया था, जबरदस्त चाय पिलाया था। तो वही है कि आपके पास प्रॉब्लम होती है, तो आप उस प्रॉब्लम को कितने बेहतर तरीके से सॉल्व करते हो, उसके लिए क्या आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड्स फॉलो करने पड़ते हैं। वही स्टेप बाय स्टेप मेथड्स क्या है, पहले आपको समझना होगा करना क्या है। आपको बोल दिया चाय बनाने का, आप उसमें नमक डाल दिए, तो क्या होगा, वो सोल्यूशन सही नहीं है। तो आपको पहले समझना होगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है। चाय है तो चाय मीठी होती है, चाय के अंदर चाय पत्ती होती है, सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब पता चल गया कि आपका काम क्या है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाते हो, चाय कैसे बनाना है। अच्छा मेरे पास चाय पत्ती है ना, अच्छा ठीक है, पानी है ना, हाँ ठीक है, दूध है ना, चीनी है ना, ठीक है, अब उसको ऐसे ऐसे करके हम ऐसे ऐसे बनाएंगे चाय। ठीक है, अब आपने प्लान बना लिया, उसके बाद आप प्लान को एग्जीक्यूट करते हो। मतलब अब आपने प्लान बनाया कि ऐसे ऐसे चाय बनाएंगे, फिर आप गैस पे चढ़ाए और अकॉर्डिंगली आप चाय बना दिए। ठीक है, अब क्या ना, कुछ लोग इवेलुएट भी करते हैं, इवेलुएट करना भी जरूरी है। मान लीजिए आपने चीनी डाली है, कहीं वो कम तो नहीं है, कहीं वो ज़्यादा तो नहीं हो गई, तो आप क्या करोगे, एक बार चेक कर लोगे थोड़ा सा चाय निकाल कर कि कहीं चीनी कम तो नहीं रह गई, ज़्यादा तो नहीं रह गई। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप विधिवत अगर पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आप बेटर सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। इसीलिए आप प्रोग्रामिंग करने से पहले क्या करते हो, आप पहले समझते हो कि आपको जो कोड लिखना है, जो आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना चाहते हो, वो प्रॉब्लम है क्या। उसके अकॉर्डिंग आप प्लान्स बनाते हो, फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हो, और एग्जीक्यूट करने के बाद देखते हो कि क्या वो डिजायर्ड रिजल्ट दे रहा है या नहीं। ठीक है, समझ में आया सबको, क्लियर है? क्लियर है अभी तक सब कुछ? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको आज चाय बनाना भी सिखा दिया। आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ चीजें हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसमें लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। एक होता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, एक आपने सुना होगा टॉप डाउन अप्रोच, एक आपने सुना होगा बॉटम अप अप्रोच। इन तीनों का मतलब क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। मॉड्यूलर अप्रोच या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या होता है, आप जब एक सोल्यूशन लिख रहे हो, जब आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो, और उस प्रोग्राम को अगर आप डिफरेंट फंक्शंस में डिवाइड कर देते हो। फंक्शंस क्या होता है कि आप एक प्रोग्राम को ना डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हो। जैसे मान लो आपको मैंने क्या दिया, आपको काम दिया, मैंने कोई भी काम दिया आपको, जैसे आपको एक काम दे दिया, घर बनाना है आपको, बेस्ट सोल्यूशन, सबको वही एग्जाम्पल देते हैं, कोई कुछ नया सोचना पड़ेगा अगली बार। आपको एक घर बनाने का काम दे दिया मैंने, तो आप क्या करोगे ना, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे कि घर बनाने के लिए मेरे को कुछ व्यक्ति चाहिए जो मेरे लिए सीमेंट लेकर आए, कुछ व्यक्ति चाहिए जो मेरे को पानी ला कर दे, कुछ व्यक्ति चाहिए जो सीमेंट पानी बालू वगैरह मिलाए, कोई ऐसा व्यक्ति भी चाहिए जो वो लेकर जाए और जहां पे ईट से ईट मिलाकर हम दीवार बना रहे हैं वहां तक उस व्यक्ति तक पहुंचाए। फिर एक व्यक्ति वहां खड़ा होगा जो ईट से ईट मिला रहा होगा सीमेंट वगैरह देकर, और वो दीवार खड़ा कर रहा होगा। तो हर एक व्यक्ति को अलग अलग काम, टास्क के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर दिए। वैसे ही आप अगर एक प्रोग्राम को छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, मतलब आप फंक्शंस में डिवाइड कर देते हो, ब्रेक कर देते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मॉड्यूलर अप्रोच। ठीक है, या फिर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। अगला है आपका टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन का मतलब क्या होता है, टॉप डाउन में सिंपली आप ये करते हो कि आपको एक प्रॉब्लम मिला, आप उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। अब वो छोटे सब पार्ट्स का सोल्यूशन निकालते हो, और सोल्यूशन निकाल के वो कंपोजिटली एक प्रोग्राम बना के देते हो। तो ये हो गया आपका टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, फिर से हम रिपीट करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच में क्या करते हैं कि आप सबसे पहले आप जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिए, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिए। अब उन मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग आप उसका सोल्यूशन लिखोगे कि अच्छा ठीक है, हमको कैलकुलेटर बनाना था, एक बना दी है हम ऐड के लिए, सब्ट्रैक्ट के लिए, अब उन सबका सोल्यूशन हम लिखें। अब उसको कंबाइनली एक प्रोग्राम के रूप में आप देते हो।
तो ये फॉलो हुआ आपका टॉप डाउन अप्रोच। इसी का उल्टा क्या है, इसी का उल्टा है आपका बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में क्या करते हो आप, सबसे पहले क्या देखते हो कि जितने भी मॉड्यूल्स हैं उन सब मॉड्यूल्स पे आप काम करते हो। अब उन मॉड्यूल्स को आप धीरे धीरे एक एक करते जाते हो, मतलब आप उसको जोड़ते चले जाते हो, आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, छोटे छोटे मॉड्यूल्स पकड़े, उसका सोल्यूशन निकले कि इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, और उसको आप जोड़ते चले गए। ये हो गया आपका बॉटम अप अप्रोच या फिर बॉटम अप डिजाइन। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहला कहाँ गया, कहाँ चला गया, हाँ, सबसे पहला आपका मॉड्यूलर अप्रोच। मॉड्यूलर अप्रोच क्या है, इसमें आप फंक्शंस में ब्रेक करते हो, एक प्रोग्राम को डिफरेंट फंक्शंस में ब्रेक करते हो, एक बड़े प्रोग्राम को आप छोटे छोटे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हो और हर एक कंपोनेंट पे आप उसका काम परफॉर्म करते हो। मतलब आप हर एक कंपोनेंट को प्रॉपरली उसमें क्या क्या होना है आप सब कुछ बताते हो। ये अप्रोच को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर अप्रोच। अब टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच आप ऐसे समझो, ये एक ट्री की तरह समझो, ये क्या है आपका टॉप डाउन अप्रोच। इसमें आप क्या किए, एक प्रोग्राम को आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो भी मॉड्यूल्स है आप इसको भी अलग अलग छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते चले गए। तो मान लीजिए इससे रिलेटेड और हमको सब 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 प्रॉब्लम्स को तोड़ना था, तो इससे रिलेटेड छोटे छोटे मॉड्यूल्स को डिवाइड करते चले गए। अब ये कंबाइनली क्या फॉलो कर रहा है, टॉप डाउन डिजाइन। इसको उल्टा लेके चलिए, हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स को पकड़े, उनके बारे में हम सोल्यूशन लिखे और उसके बाद फिर उसको जोड़ते चले गए, तो ये उल्टा हो गया। ये क्या हो गया, बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच या फिर बॉटम अप डिजाइन। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। मॉड्यूलर अप्रोच, आप एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिए। ठीक है, ये हो गया आपका मॉड्यूलर अप्रोच। टॉप डाउन और बॉटम अप, टॉप डाउन को आप ट्री की तरह समझिए कि एक प्रॉब्लम मिला, उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किए, अब उन सब प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किए, ऐसे एंड सो ऑन। अब छोटे जब एकदम बेसिक यूनिट पे पहुंच गए, आप उस बेसिक यूनिट को सॉल्व करते चले गए और अकॉर्डिंगली ये क्या बन गया आपका टॉप डाउन अप्रोच या टॉप डाउन डिजाइन। मतलब आप मेन प्रॉब्लम से छोटे छोटे प्रॉब्लम तक बढ़ते हो। ठीक है, बॉटम अप क्या है, उल्टा कर लीजिए इसका, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को पकड़े, उनको सॉल्व किए, उनका सोल्यूशन निकाले, उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, आप उसको जोड़ते जाते हैं और आप मेन प्रोग्राम को डायरेक्ट फिर इन दी एंड सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अप्रोच को क्या बोलते हैं, बॉटम अप अप्रोच। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, आप जो पाइथन पढ़ रहे हैं, पाइथन कौन सा अप्रोच फॉलो करता है, बॉटम अप अप्रोच। पाइथन कौन सा अप्रोच फॉलो करता है, बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर है। चलिए, छोटी छोटी चीजें थी, आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के अलग अलग तरीके हैं। एक है आप उसका एल्गोरिदम लिखते हो, एक है आप उसका फ्लो चार्ट बनाते हो। ठीक है, एल्गोरिदम क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, उस पर बात करते हैं। एल्गोरिदम क्या है, आप अपना सलूशन सिंपल इंग्लिश भाषा में लिख के बताते हो कि हम इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, जो किसी भी व्यक्ति को जिसको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती है उसको भी समझ आ जाए, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एल्गोरिदम। ये जरूरी नहीं है कि एल्गोरिदम सिर्फ प्रोग्रामिंग का ही हो। आपको मान लीजिए किसी ने मैथ्स का एक क्वेश्चन पूछा, आप नॉर्मल बता दिए कि देखो भैया इसमें से इसको ऐड करना, उसको ऐसे सब्ट्रैक्ट करना, उसको उसमें मल्टीप्लाई कर देना, ये भी आपका एल्गोरिदम ही है कि आप किसी प्रॉब्लम का सलूशन सिंपल भाषा में बता रहे हो, वो है एल्गोरिदम। ठीक है, अब आप इसने लाइन बाय लाइन आपने लिखा है, आप लिख के बता रहे हो। अब इसी को अगर हम पिक्टोरियल वे में दिखाएं, पिक्चर की मदद से दिखाएं, फिगर्स की मदद से दिखाएं, तो उसी को क्या बोलते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, वही लिखा है। एल्गोरिथम क्या है, किसी भी सॉल्यूशन को, जो भी जितने भी इंस्ट्रक्शंस है, उनको आप एकदम बेसिक लैंग्वेज में, एक इंग्लिश लैंग्वेज में, एक आसान भाषा में आप जब बताते हो कि किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, वो क्या है, आपका एल्गोरिथम है। फ्लो चार्ट क्या हो गया, पिक्टोरियल वे में, पिक्चर्स या डायग्राम्स की मदद से अगर आप बताते हो कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट बोलते हैं। आसान सी चीजें, आपने पहले भी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ा होगा आपने तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फ्लो चार्ट में मेन आपको जो ध्यान में रखना है वो ये चीज है, आपको इसमें कुछ अलग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। इन सिंबल्स के से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं कि अगर हम ओवल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ओवल किसके लिए इस्तेमाल होता है। जब भी आप एक कोई प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं
या फिर एक प्रोग्राम को आप एंड कर रहे हैं, तो उस स्टार्ट या एंड को दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? ओवल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये स्टार्ट हुआ, इसका फ्लो किधर जा रहा है, फ्लो किस ओर जा रहा है, तो फ्लो को दिखाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? एरो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आप मान लीजिए आप कुछ इनपुट लेंगे, मान लीजिए आपको मैंने ऐड करने को कहा कि दो संख्याओं को ऐड करो, आपको दो संख्याएं लेंगे ऐड करने के लिए, या फिर आप ऐड करने के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा वो यूजर को आप ऐसे आउटपुट देंगे। तो इनपुट या आउटपुट के लेन देन के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करते हो, पैरेललोग्राम। ठीक है, अब एक और बचा, अब कुछ आप प्रोसेस कर रहे हो, प्रोसेस करने का मतलब कि हम इसमें आप लिख दिए कि ऐड ए कॉमा बी, ये एक प्रोसेस हो गया। मतलब कोई भी आप नॉर्मल इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो, कोई काम आप कर रहे हो, तो नॉर्मल किसी प्रोसेस को लिखने के लिए या कोई इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? आप इस्तेमाल करते हो रेक्टेंगल का। ठीक है, अब डिसीजन मेकिंग भी हो सकता है कि वो हमको 5 आम लाकर देगा तो हम उसको पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं कि वो हमको इतना सामान लाकर देगा तो हम उसको ये काम कर प्रोवाइड करेंगे, ये चीज प्रोवाइड करेंगे या तो नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो जब भी डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो डिसीजन मेकिंग के लिए किसका इस्तेमाल होता है? डायमंड का इस्तेमाल होता है। इसको रिवाइज कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। स्टार्ट या एंड करने के लिए अपने फ्लो चार्ट को या अपने एल्गोरिथम को आप किसका मदद लेते हैं? आप ओवल का मदद लेते हैं। एरो फ्लो दिखाने के लिए, ये प्रोग्राम इधर से इधर जा रहा है, स्टार्ट के बाद इधर गया, या फिर हम एक डिसीजन लिए कि a ग्रेटर देन 2, अगर ये सही है तो इधर जाएगा या गलत है तो इधर जाएगा, मतलब अगर ये ट्रू निकला तो इधर जाएगा, फॉल्स निकला तो इधर जाएगा। तो फ्लो दिखाने के लिए कि ये प्रोग्राम किस तरफ बढ़ रहा है, तो उस फ्लो को दिखाने के लिए हम लोग एरो का इस्तेमाल करते हैं। कुछ भी इनपुट लेने के लिए या आउटपुट देने के लिए आप इनपुट टेक इनपुट एज ए, या फिर टेक इनपुट एज बी, या गिव आउटपुट एज ऐड। तो इनपुट या आउटपुट लेने के लिए या देने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करते हो। या कोई भी आप इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो कि ऐड ए कॉमा बी, या फिर बी ऐड इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो कोई भी आप नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हो तो उन इंस्ट्रक्शन के आप किसका इस्तेमाल करते हो? आप इस्तेमाल करते हो रेक्टेंगल का। ठीक है, लास्ट बचा डिसीजन। जब भी कोई आपका डिसीजन मेकिंग हो, ए ग्रेटर देन बी, या फिर कोई भी रिलेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हो, ए नॉट इक्वल्स टू बी, तो जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो, इसके अकॉर्डिंग आप कोई काम करने वाले हो, इस डिसीजन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप कोई काम करने वाले हो, तो डिसीजन लेने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? डायमंड का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, चलिए ये स्लाइड्स तो इतने तक ही थे। अब क्या है ना, थोड़ा बहुत हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम लोग पाइथन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। थोड़ा अगर एक ओवरव्यू मिल जाएगा ना तो आपको भी मेरे क्लास से पहले रिवाइज करने में, मतलब आप एनसीईआरटी पढ़ के आप आएंगे तो बेहतर समझ में आएगा। तो अगर एक ओवरव्यू दे देना चाहते हैं ताकि आपको क्या हो ना कि आपको चीजें समझ में आए कि अच्छा हम ये पढ़ रहे हैं, इससे ये चीजें मिलेंगी। ठीक है, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले कहानी की तरह सुनते हैं। ठीक है, हम मैसेज में चले जाते हैं, बीच में कुछ क्वेश्चन भी पूछ लेंगे। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर में है, अच्छा हाँ, ट्री वगैरह आप नहीं जानते होंगे तो सॉरी, हमको लगा थोड़ा बहुत आइडिया। तो ट्री बताएंगे, डेटा स्ट्रक्चर पे आएंगे ना तो ट्री वगैरह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पाइथन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पाइथन एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कैरेक्टर सेट क्या होता है। कैरेक्टर सेट मतलब किस किस चीज़ों को मिलाकर हम ये पर्टिकुलर पाइथन लैंग्वेज बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि इसके जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, मतलब टोकन्स क्या होते हैं। टोकन्स फंडामेंटल ब्लॉक्स होते हैं, जैसे आपके कीवर्ड्स हो गए, आइडेंटिफायर्स हो गए, फिर ठीक है छोड़िए अभी वो सब बात, अभी जो चल रहा है उस पर बात करते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स हो गए, टोकन्स हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, ये सब क्या है? छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। तो इन सब के बारे में जानेंगे कि कीवर्ड्स क्या होता है, डिफरेंट आइडेंटिफायर्स क्या क्या हैं, आइडेंटिफायर नेम कैसे बनाते हैं, आइडेंटिफायर का नाम कैसे देते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें अलग अलग टाइप के डेटा टाइप हैं। नंबर्स में ही अलग आ जाता है, आपका इंट आ जाता है, फ्लोट आ जाता है, फिर आपका रियल आ जाता है, कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें सीक्वेंसेस हैं, अलग अलग सीक्वेंसेस हैं, जैसे आपका सीक्वेंसेस में आ गया टपल आ गया, लिस्ट आ गया, और आपका स्ट्रिंग आ गया। डिफरेंट सीक्वेंसेस है, उनके बारे में पढ़ेंगे। सीक्वेंसेस क्या होता है? जब आप मल्टीपल डेटा को ना एक कलेक्ट करके एक जगह रखते हैं तो उसको आप सीक्वेंसेस बोलते हैं।
फिर सेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक इसमें नन भी है। नन का मतलब होता है कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, नन के बारे में पढ़ेंगे। नंबर्स में एक और है बुलियन, बुलियन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग मैपिंग पे जाएंगे। मैपिंग भी एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें क्या करते हैं हम लोग की और वैल्यू का पेयर बनाते हैं, मतलब इस की के अकॉर्डिंग हमको ये वैल्यू मिलेगा या उस की के अकॉर्डिंग हमको ये वैल्यू मिलेगा। उसको क्या बोलते हैं, डिक्शनरी बोलते हैं। हाँ सही बोल रहे, डिक्शनरी बोलते हैं। डिक्शनरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब एग्जाम ओरिएंटेड पहले क्या चीज आपको करना है, इन सब का मतलब आपको बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए कि ये सब चीजें हैं क्या। फिर आपको इसमें डिफरेंट बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, वो सब तो हम बताएंगे ही, आपको बिल्ट इन डेटा टाइप्स को रिवाइज करना होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं, ठीक है। फिर इसमें दो चीजें हैं, एक है आपका म्यूटेबल और दूसरा है इम्यूटेबल। म्यूटेबल इम्यूटेबल क्या होता है, सिंपल शब्दों में कहें तो म्यूटेबल मतलब होता है चेंजेबल, जिसके अंदर हम बदलाव कर सकते हैं, जिसके अंदर की बात कर रहे हैं, जिस डेटा के अंदर, डेटा टाइप के अंदर हम बदलाव कर सकते हैं, वो म्यूटेबल हो गया। दूसरा है इम्यूटेबल। आप हम ओवरव्यू दे रहे हैं, कोई ये मत सोचिए कि क्या क्या बता रहे हैं, बस आप आराम से सुनते जाइए कि ऐसा हम पढ़ाएंगे, अभी हम बस ओवरव्यू दे रहे हैं। इम्यूटेबल क्या हो गया, जिसके अंदर हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसके अंदर चेंजेस करने की कोशिश करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और दूसरा डेटा टाइप बन जाता है, ठीक है। तो म्यूटेबल इम्यूटेबल क्या होता है ये सब आप देखेंगे, ठीक है। अब आप प्रोग्रामिंग के अंदर ये सेट्स आपको पढ़ना नहीं है, सेट्स आपके सिलेबस में है नहीं, बस सेट्स के बारे में बता देंगे। सेट जो आप मैथ में पढ़े वही है। सेट क्या है, जिसके अंदर हम लोग वैल्यूज को या डेटा को रिपीट नहीं कर सकते हैं, सिंपल यही है सेट। ये भी कलेक्शन है वैल्यूज का या डेटा, डिफरेंट डेटास का, बस यही है कि इसमें डेटास को आप रिपीट नहीं कर सकते हो। वही सेट ऑपरेशन जो आप मैथ में लगाते होगे, इंटरसेक्शन, यूनियन या फिर a माइनस बी, a प्लस बी, वही सारा इसमें भी लगता है। बस ये है कि आपको पढ़ना नहीं है, तो इसके हम लोग जाएंगे नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको क्या पढ़ना होगा, दो चीजें और आपको पढ़नी है इसमें। एक है आपका क्या बोलते हैं इसको, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, और एक है आपका फाइल हैंडलिंग। एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होता है, हम एरर्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स पढ़ेंगे। सिंटैक्स एरर क्या होता है, फिर आपका रन टाइम एरर क्या होता है, लॉजिकल एरर क्या होता है। रन टाइम एरर की बात करते हैं तो रन टाइम एरर में क्या होता है, एक्सेप्शंस क्रिएट होते हैं। जैसे आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो एक एक्सेप्शन है, तो उस एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करें, या हम खुद भी अपने अकॉर्डिंग एक्सेप्शंस क्रिएट कर सकते हैं, उसको हैंडल कैसे करेंगे। आप लोग अगर जावा पढ़ के आएंगे, आप ट्राई और कैच पढ़े होंगे, यहाँ पे ट्राई और एक्सेप्ट होता है, तो हम ट्राई क्या होता है, एक्सेप्ट क्या होता है, इन सब के बारे में अपन एक्सेप्शन हैंडलिंग में पढ़ेंगे। फिर आपको पढ़ना होगा पाइथन में फाइल हैंडलिंग। 3 तरह के फाइल्स होते हैं, बाइनरी फाइल, CSV फाइल और एक टेक्स्ट फाइल। इन तीनों के बारे में पढ़ना है कि बाइनरी फाइल क्या होता है, टेक्स्ट फाइल क्या होता है, CSV फाइल क्या होता है, किस तरीके से उनको हैंडल करते हैं। अब इसी में आपको पिकलिंग, अनपिकलिंग के बारे में पढ़ना है, सब के बारे में बताएंगे। बस इतना ही है आपके पाइथन में। थोड़ा वक्त लगेगा, आराम से 2-3 हफ्ते हैं। कभी हम थोड़ा पेस बढ़ा देंगे, कभी आप लोगों को देखेंगे समझ में नहीं आया, थोड़ा पेस घटा देंगे, ठीक है। आज जो क्लास चली, आप ये बताइए कि आज के क्लास के अकॉर्डिंग ये पेस सबको समझ में आ रहा है, सबको बेहतर तरीके से समझ में आया कि आज जैसा पेस है हम उसी पेस के साथ आगे बढ़ेंगे। तो सबको क्लियरली समझ में आ रहा था, सबका हमको रिप्लाई चाहिए, सबका, एवरीवन। टोटल 33 लोग होंगे, 33 सबको समझ में आया। पढ़ रहा हूँ, हाँ फर्स्ट टाइम समझ में आया आपको निशांत? सबको क्लियरली। कोई दिक्कत है तो आप बोलिए, खुल के बोलिए। कुछ नहीं आता है। आज राज आपको आज समझ आ रहा था या फिर आज भी नहीं? राज का मैसेज आना, हाँ आ जाए, ठीक है। चलिए आज बेसिक ब्लॉक्स स्टार्ट वैसे ही करेंगे, बेसिक के साथ। बेसिक देखिए, हर चीज के आप चाहे पाइथन पढ़े, चाहे कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़े, चाहे आप DBMS पढ़ें, चाहे आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ें, चाहे आप नेटवर्क्स पढ़ें, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना उसके बेसिक ब्लॉक्स। आपको बेसिक समझ आते हैं ना, कोई टॉपिक आपको नहीं भी पता होगा ना, यू कैन इजिली थिंक कि अच्छा ये इसका आंसर हो सकता है। तो ऑलवेज फोकस ऑन बेसिक ब्लॉक्स। अगर कुछ लोग अभी भी उस माइंडसेट के हैं कि आप ये सोचते हैं कि MCQs लगाने से मेरा उद्धार हो जाएगा, तो नहीं होगा। MCQ क्या है पता है? MCQ है तुक्का, कि आप जिंदगी में तुक्का लगा रहे हैं कि हम ऐसे 200-300 क्वेश्चन लगा लेते हैं, किस्मत से इन 200-300 में कोई आ गया। पता है आप अगर 1000 क्वेश्चन बिना बेसिक्स के लगाएंगे ना, तो वो 1000 क्वेश्चन आप मुश्किल से कितने 50 क्वेश्चन आप याद रख पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है ना कि आप बेसिक समझ जाइए। जिंदगी में थोड़ा वक्त लगे, पर अगर आप मेहनत करते रहिए
और धीरे धीरे कोई चीज़ पाइएगा ना तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से मिलेगी। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज के लिए यहीं छोड़ रहे हैं हम। मशीन डिपेंडेंट मीन्स व्हाट? मशीन डिपेंडेंट का मतलब ये होता है जो मशीन अंडरस्टैंडेबल हो, जो मशीन के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, आर्किटेक्चर अलग अलग होता है। हाँ, आर्किटेक्चर अलग अलग होता है। ठीक है, आर्किटेक्चर तो आपको सिलेबस का नहीं है, बट आर्किटेक्चर अलग अलग होता है। डिफरेंट एड्रेसिंग होती है, अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर तो आप अभी के लिए बस इतना समझिए ना, आर्किटेक्चर अलग अलग होता है, अलग अलग टाइप की एड्रेसिंग सपोर्ट करती है। आप बेसिक आप अपने कंप्यूटर में जाइएगा ना, प्रॉपर्टीज में आपको दिखेगा 64 बिट लिखा होगा, वो क्या है? आपका 64 बिट का आर्किटेक्चर है, उसका मतलब ये होता है। आप फिर कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कीजिए, आप देखिए वहाँ पे लिखा होगा 32 बिट 64 बिट, कोई भी सॉफ्टवेयर, तो वो आपके आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको प्रोग्रामिंग का बेसिक्स पता है ना तो पाइथन आराम से सीख जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपकी कोई हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, जिनको ज़रूरत है उनको भी ये काम आ जाए वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।